अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 2। सेमीकंडक्टर्स को हम स्टडी कर रहे थे। सेमीकंडक्टर्स से पहले जो चीज़ इस्तेमाल हो रही थी वैक्यूम ट्यूब्स, और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हमने स्टूडेंट्स देखे हैं कि उसके साइज़ बहुत बल्की होता है, वैक्यूम क्रिएशन बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, हाई पावर पर उसको, हाई वोल्टेज पर उसको ऑपरेट किया जाता है, उसकी रिलायबिलिटी बड़ी कम होती है, उसकी लाइफ बड़ी कम होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए डिस्कवरीज़ स्टार्ट हुई। तो सेमीकंडक्टर की जो डिस्कवरी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। In 1930s, solid state semiconductors were discovered in which charge carriers can be varied with small intensity of light, heat, वोल्टेज एट्सेट्रा। 1930s में स्टूडेंट सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो डिस्कवर हुए, और इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि चार्ज कैरियर्स यहाँ पर मुराद दो चीज़ें हैं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक है बच्चों स्टूडेंट्स होल्स, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर से मुराद यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको आप बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट से, हीट से, वोल्टेज से वेरी कर सकते हैं। जब चार्ज कैरियर्स वेरी होंगे स्टूडेंट्स, तो जाहिर बात है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जो कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर वैक्यूम ट्यूब? तो इसके एडवांटेजेस वही होंगे जो उसके डिसएडवांटेजेस थे। आपको स्टूडेंट याद होगा कि उसका साइज़ था बल्क, तो इसका स्मॉल साइज़ है। स्मॉल इन साइज, नो वैक्यूम क्रिएशन, लो पावर रिक्वायर्ड, low voltage required, can be operated on low voltages, long life, more reliable। तो जो डिसएडवांटेज थे वैक्यूम ट्यूब के, इसके वही एडवांटेजेस हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की कौन कौन सी हैं। एग्जांपल्स अगर है हम एलिमेंटल एग्जांपल्स इसकी लें, एलिमेंटल एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। अगर हम कंपाउंड एग्जांपल्स लें इसकी, कंपाउंड में, तो कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एग्जांपल्स आएंगी। ऑर्गेनिक भी देख लेते हैं एक दो, इनऑर्गेनिक भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास
एंथ्रासीन, पॉलीएनिलीन, एंथ्रासीन और पॉलीएनिलीन। इनऑर्गेनिक के अंदर गैलियम आर्सेनाइड, इसके एग्जांपल्स में हैं इंडियम फॉस्फाइड, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसको स्टूडेंट्स फ़ौरन से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट आगे चल सकें। जैसा कि हमने स्टूडेंट्स देखा है कि सेमीकंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाई करती हैं बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो इसका एक कंपैरिजन का छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम मटेरियल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हमारे पास कंडक्टर्स हैं, फिर सेमीकंडक्टर्स, फिर इंसुलेटर्स। साथ इनकी रेजिस्टिविटी को देखते हैं। रो से स्टूडेंट्स इसको जाहिर करते हैं और साथ हम इसकी कंडक्टिविटी देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं एफएससी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स। कंडक्टिविटी सिग्मा से जाहिर होती है विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टर्स चूँकि कंडक्ट करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट्स कम, स्मॉल होती है, 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर्स की इनकी निस्बत रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, 10⁻⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें चूँकि वो स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है कि वो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते, तो उनकी रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होगी, विच इज़ 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर। अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए, हमें पता है कि कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसी का रेसिप्रोकल लेकर हम इनकी कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻12 टू 10⁻8 सीमेंस मीटर होगी, 10⁻5 टू 10⁻6 सीमेंस पर मीटर होगी। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की 10⁻11 टू 10⁻19 सीमेंस पर मीटर। ये स्टूडेंट्स एक थोड़ा छोटा सा टेबल है जो रेजिस्टिविटीज़ और कंडक्टिविटीज़ की बेस पर डिफ्रेंशिएट कर रहा है सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर से और इंसुलेटर से। इसको स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लें जल्दी से। अब ये वेरिएशन किस वजह से होती है, सेमीकंडक्टर्स की कैसे कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा एनर्जी बैंड्स इन अ क्रिस्टल। स्टूडेंट्स जो एक एटम होता है, एक एटम, एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, शेल्स के अंदर, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि किस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहे हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द ऑर्बिट in which they are revolving. In an isolated
atom, the energy of an electron depends upon the orbit it is revolving in। जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के मुताबिक उसकी एनर्जी होगी, जो वेरी करती है फ्रॉम ऑर्बिट टू ऑर्बिट। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स इसका ले लें जल्दी से ताकि मैं इसको रब कर सकूं। जी स्टूडेंट्स, हमने देखा अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उसके ऑर्बिट पर डिपेंड करती है जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की अगर बात की जाए तो इफ़ n इज इक्वल टू 1 एनर्जी विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू 2 कर दी जाए तो एनर्जी जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। अगर n की वैल्यू 3 कर दी जाए तो एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। अगर n की वैल्यू 4 कर दी जाए तो एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। जो एनर्जी के फार्मूला से आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर इसका बाकायदा प्रूफ भी है, उसको भी हम करेंगे जब उस चैप्टर तक पहुंचेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप ऑर्बिट का नंबर चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से जो एनर्जीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, in an isolated atom, आइसोलेटेड एटम से मुराद स्टूडेंट्स अकेला एटम है। इन एन आइसोलेटेड एटम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट किसकी तरह, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं हर ऑर्बिट के, किसके अंदर, आइसोलेटेड एटम के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स जब एटम्स क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं, मींस ये एटम है, ये एटम है, जब एटम्स क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स वो नहीं रहते जो आइसोलेटेड कंडीशन में उनके एनर्जी लेवल्स थे। उसका रीज़न भी हम देखेंगे। ये आपके पास कुछ एटम्स हैं जिनको हम क्रिस्टल की फॉर्म में बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास एटम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल होते हैं फिर उनका जो एनर्जी लेवल है वो सेम नहीं रहता। क्यों सेम नहीं रहता? क्योंकि स्टूडेंट्स हर एटम के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको डिफरेंट इंटरेक्शंस मिलते हैं। इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरे नेबरिंग एटम्स के जो न्यूक्लियसेस हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे। तो हर एटम को न्यू इंटरेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इन न्यू इंटरेक्शंस की वजह से हर एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में था तब उसका जो एनर्जी लेवल था वो, और अब जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ चुका है तो उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा। और दूसरी उससे बढ़कर बात यह है कि अगर पहले एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, लाजमी नहीं है कि दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की भी सेम एनर्जी हो, तीसरे ऑर्बिट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की भी सेम एनर्जी हो। अगर इन दोनों एटम्स को आप सेपरेटली बनाएं, अगर इन दोनों एटम्स के सेपरेटली आप लास्ट ऑर्बिट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप एनर्जी देखें तो देयर एनर्जी माइट बी सेम, उनकी एनर्जी सेम हो सकती है बिकॉज दे आर आइसोलेटेड। बट
जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे तो फिर उनके सेम पोजीशंस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट एटम्स के, उनकी एनर्जीज भी एक दूसरे से वेरी करेंगी, सेम नहीं होंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनको न्यू इंटरेक्शंस का सामना करना पड़ा है, इनकी पोजीशंस एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले एटम की बात करूं, इसके राइट साइड पर 1 2 3 4 एटम्स मौजूद हैं। अगर मैं दूसरे एटम की बात करूं तो इसके राइट साइड पर 3 एटम्स और लेफ्ट साइड पर 1 एटम मौजूद है। जो इंटरेक्शंस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को करना पड़ रहा है वो इंटरेक्शन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स का जो इंटरेक्शन है वो यूनिक है, हर एटम की जो पोजीशन है वो यूनिक है। जब उसकी पोजीशन यूनिक है, उसके इंटरेक्शंस यूनिक हैं, तो उसकी जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो हम अगर इस चीज को इस फॉर्म में लिख दें, in a crystal, very important point, in a crystal each atom has unique position. Each electron has unique position. Each electron has unique interactions. So, each electron will have different energies. तो स्टूडेंट्स, हमें आज के टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चला वो ये पता चला कि जब आपके पास एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल्स हर इलेक्ट्रॉन की सेम हो सकती हैं। मीन्स अगर एक आपने हाइड्रोजन एटम लिया, एक सोडियम एटम लिया, दूसरा सोडियम एटम लिया, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज देखी तो वो सेम हो सकती हैं, होंगी। लेकिन जब क्रिस्टल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स आ जाते हैं तो हर एटम के इंटरेक्शंस दूसरे एटम से यूनिक हैं। जब उसके एटम्स के पोजीशन यूनिक है, उसके इंटरेक्शन यूनिक हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी यूनिक होगी। हर एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो भी दूसरे एटम के उसी पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन से यूनिक होगी, क्योंकि इनकी पोजीशंस यूनिक हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। आप यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे कर सकता है कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।